दुनिया खत्म होने वाली है और इंसानियत को बचाने का रास्ता एक ऐसी जगह छुपा है जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे वेम्पायर को जो मौत नहीं बल्कि अमर होने का वरदान दे रहा हो, पर इस वरदान की कीमत खून से चुकानी पड़ेगी। कहानी शुरू होती है बोलीविया के घने और खतरनाक जंगल से, जहां दो बायोलॉजिस्ट अपनी टीम के साथ एक ऐसी चीज की तलाश में हैं जो साइंस की दुनिया पलट सकती थी। ऐसी अफवाह थी कि एक गुफा के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसान ने पहले कभी नहीं देखा। जब यह टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें वो आदमी मिलता है जिसने उन्हें उस चीज के बारे में खबर दी थी, और वो आदमी अपने साथ एक बाल्टी भरकर खून भी लेकर आया था। अभी बायोलॉजिस्ट को कुछ समझ तो नहीं आता, पर वो गुफा के अंदर चले जाते हैं, जिस दौरान गुफा के अंदर सन्नाटा और घना अंधेरा था। उस अंधेरे में किसी चीज को पिंजरे में कैद करके रखा गया था। टीम का लीड बायोलॉजिस्ट था, एक्साइटमेंट में उस पिंजरे के बिल्कुल करीब चला जाता है, लेकिन टिम के नजदीक जाते ही वो क्रिएचर पिंजरे से बाहर झपट्टा मारकर सीधा टिम की गर्दन पर अपने दांत गाड़ देता है। तब बाकी की टीम उस क्रिएचर पर गोलियां चलाकर जैसे तैसे उसे खत्म करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अभी टिम की हालत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। आगे टिम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां सबको लग रहा था कि वो मारा जाएगा, लेकिन टिम ने तो सबके होश ही उड़ा दिए थे, क्योंकि न केवल वो जिंदा बच गया था बल्कि चमत्कारी ढंग से उसके गले का वो निशान भी ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी उसको कुछ हुआ ही ना हो। उस दौरान टिम का साथी डॉक्टर लियर ये देखकर पूरी तरह से हैरान था, पर तभी टिम उसके पास आके कहता है कि मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और जल्द ही ये दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। पर क्या सच में ये कोई चमत्कार था? क्योंकि अगले ही सेकंड टिम के दांत टूटकर गिरने लगते हैं, जो थोड़ा सा अजीब था। खैर, अभी कहानी वहाँ से सीधा 3 साल आगे आती है, जहाँ हालात बदल चुके थे। एक खतरनाक पेंडेमिक वायरस पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा था, और पूरी कोशिश करने के बाद भी किसी को उसका कोई इलाज नहीं मिला था। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर जल्दी ही उसका इलाज नहीं ढूंढा जाता तो सिर्फ 3 महीने में पूरी दुनिया खत्म हो जाती। इस बात को जानने के बाद डॉक्टर लियर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी इस वायरस की दवाई बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनका हर टेस्ट फेल हो रहा था। तभी एक यंग डॉक्टर उन्हें नीचे के लैब में ये बोलकर ले जाता है कि शायद उसके पास दुनिया को बचाने का एक तरीका है। अब लैब के नीचे वाले हिस्से में टिम को कैद करके रखा गया था, जो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसका रंग मौत की तरह सफेद और गुस्सा काबू से बाहर था। वो पूरी तरह से एक वेम्पायर में तब्दील हो चुका था, जिसकी वजह से साइंटिस्ट उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जिन एक्सपेरिमेंट्स में ही उन्होंने टिम के ब्लड को निकालकर उन्हें डाइल्यूट करके कई कैदियों पर टेस्ट करा था, और ये वो लोग थे जिन्हें सरकार से मौत की सजा मिली हुई थी। अब वैसे टिम के खून की वजह से उन लोगों की इम्यूनिटी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, मगर उनके हालात भी बिल्कुल टिम के जैसे ही थे। न किसी से बात करना, खाने में सप्लाई वाला खून पीना और धूप से नफरत करना। ये सब बताने के बाद वो डॉक्टर लियर को सब्जेक्ट नंबर 11 के बारे में बताता है, जिसके हालात बाकी सबसे थोड़े से अलग थे, क्योंकि बेशक से वो वेम्पायर तो बन गई थी, मगर उसके शरीर में टिम का खून डालने के बाद भी उसके वाइटल साइंस नॉर्मल थे, और उसका शरीर इबोला और HIV जैसे हर वायरस से इम्यून हो चुका था। डॉक्टर का मानना था कि ये सब उसकी कम उम्र के होने के कारण हुआ है, और हो सकता है कि अगर वहाँ इस एक्सपेरिमेंट को किसी और छोटे बच्चे पर करा जाए तो उन्हें ऐसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, जिससे दुनिया में फैलने वाले वायरस को तो सही करा ही जा सकता था, पर साथ साथ में वो ऐसे वेम्पायर को बना सकते थे जो बाकी सब की तरह आउट ऑफ कंट्रोल ना रहे। लेकिन क्या किसी मासूम बच्चे का खून पूरी इंसानियत का बोझ उठा पाएगा? क्योंकि इस भयानक आइडिया के ख्याल से ही असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। खैर, अभी लैब की डायरेक्टर निकोल पहले तो इस खौफनाक आइडिया से घबरा जाती है, पर दुनिया बचाने के जुनून में वो फैसला लेती है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसा बच्चा ढूंढेंगे जिसका इस दुनिया में कोई ना हो। अब काफी समय तक कई बच्चों को देखने के बाद उन्हें इस टेस्ट के लिए फाइनल टारगेट मिल जाती है, जो असल में 10 साल की एमी नाम की एक छोटी लड़की थी, जिसकी माँ के ड्रग ओवरडोज के चलते मरने के बाद उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसी वजह से अभी एमी वेलफेयर होम में होती है, जिसे चुपचाप लैब में लाने का जिम्मा एजेंट ब्रैड को दिया गया था, और ब्रैड असल में वही बंदा था जो टिम और उसके अलावा सभी लोगों को खुद लैब में लेके आया था। हालांकि उसे ये बात पता नहीं होती कि लैब में उन लोगों के साथ क्या होता है, मगर लोग उसकी बात मानकर लैब में इसलिए चले जाते थे क्योंकि ब्रैड उन्हें समझाता था कि उसके साथ जाने से वो लोग अपनी मौत की सजा से बच जाएंगे। अभी वेलफेयर होम में ब्रैड और उसका एक साथी एमी को अडॉप्ट करने के बहाने से जाते हैं, मगर एमी काफी ज्यादा चंट थी। वो ब्रैड और उसके साथी एजेंट को देखते ही समझ जाती है कि उनका इरादा कुछ और ही है, इसलिए वो अपना कुछ सामान लेने के बहाने से अपने कमरे में जाती है, और बाद में वहाँ की खिड़की को खोलकर घर से भागने की कोशिश करती है। वहीं काफी देर तक एमी के ना आने की वजह से ब्रैड और उसके साथी को अजीब लगने लग गया था, जिसके बाद उन्होंने एमी के भागने के बारे में पता चलने पर वो जैसे तैसे उसे पकड़ लेते हैं, जिस दौरान भी एमी लगातार भागने की कोशिश कर रही थी, जिससे गुस्से में आके ब्रैड के साथी ने एमी को चाटा भी मार दिया था। तब ब्रैड जल्दी से वहाँ गाड़ी लाके अपने
साथी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन गाड़ी को थोड़ा सा दूर ले जाने के बाद ब्रैड अपने साथी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि आइंदा किसी बच्चे के ऊपर हाथ मत उठाना, नहीं तो यही जान से मार दूंगा। जिसके बाद ब्रैड एमी को स्नैक्स दिलवाकर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, मगर एमी की आंखों में डर साफ था और वो लगातार यही सोचे जा रही थी कि आखिरकार वो लोग उसे कहां लेके जाएंगे। इस पर ब्रैड एमी को भरोसा दिलवाता है कि लैब में सब ठीक होगा, पर ब्रैड नहीं जानता था कि उस लैब की दीवारों के पीछे कितना बड़ा शैतान पल रहा है। इधर लैब के अंदर डॉक्टर लियर अपने पुराने दोस्त टिम को देखकर काफी परेशान था, क्योंकि टिम अब इंसान नहीं रहा। वो ना बोल सकता था, ना महसूस कर सकता था, और बाकी टेस्ट सब्जेक्ट्स की हालत तो और भी बदतर थी। उनका हुलिया पूरी तरह बिगड़ चुका था और उन्हें जिंदा रहने के लिए पाइप्स के जरिए इंसानी खून पिलाया जाता था। क्या एमी भी उन मॉन्स्टर्स की तरह सिर्फ एक सब्जेक्ट बनकर रह जाएगी, या वो कभी लैब में पहुंचेगी ही नहीं? खैर, वहीं रास्ते में एमी को एहसास होता है कि ब्रैड कोई बुरा आदमी नहीं है। इसी वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच की दोस्ती गहरी होने लगती है। जिस दौरान रास्ते में जब उन्हें एक अम्यूजमेंट पार्क दिखाई देता है तो ब्रैड एमी को थोड़ा सा एंजॉय करवाने के लिए गाड़ी रोक देता है, जिस बात पर ब्रैड का पार्टनर तो गुस्सा कर रहा था, क्योंकि उनके लिए एमी बस एक असाइनमेंट थी। लेकिन ब्रैड को उसकी जरा भी परवाह नहीं होती और वो उससे कहता है कि हमें बस 1 घंटा ही एक्स्ट्रा लगेगा। आगे अम्यूजमेंट पार्क में ब्रैड और एमी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिस दौरान एमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके शूटिंग गेम में पहली बार में टॉप प्राइज जीत लेती है, जिससे ब्रैड खुद भी काफी खुश होता है। लेकिन उसी वक्त ब्रैड की एक्स वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि वो किसी से शादी कर रही है। ये सुनकर ब्रैड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन इस बात की वजह से वो थोड़ा सा उदास हो गया था, क्योंकि आज से 3 साल पहले तक वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ बहुत ज्यादा खुशी से रहा करता था, और ब्रैड की बीवी और ब्रैड एक दूसरे को काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन अचानक किसी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा टूट गए थे और फाइनली उन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। इन्हीं सब बातों को याद करके ब्रैड अभी थोड़ा सा दुखी हो जाता है, पर तभी एमी को हंसते हुए देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। ये वही पल था जब ब्रैड सोच लेता है कि अब वो किसी भी हाल में एमी को खुद से दूर नहीं होने देगा। इसलिए वो अपने साथी को बहाने से बाथरूम में बुलाकर उसे बेहोश करता है और गाड़ी में एमी को बिठाकर किसी सेफ लोकेशन की तरफ जाने लगता है। तब रास्ते में जाते हुए उसने एमी से खुद कह दिया था कि अब वो लैब में नहीं जाने वाले, क्योंकि वो जगह सही नहीं है। इतना बोलकर ब्रैड एमी को और चीजें कहने ही वाला था, लेकिन एमी उससे पहले भी ब्रैड से कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। अब एक एजेंट और एक बच्ची फरार थे, पर उनका ये अनजान सफर शुरू होते ही खतरे में पड़ जाता है। असल में टीवी पर न्यूज चल रही थी कि ब्रैड ने एक बच्ची को किडनैप किया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बात से ब्रैड समझ गया था कि वो किसी भी हाल में इतनी बड़ी मुसीबत से नहीं बच सकता। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और बच्ची को अपने साथ पुलिस स्टेशन में सरेंडर करने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके ऐसा करने से एमी सेफ हो जाएगी और लैब वाले उसे वापस से नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन ब्रैड को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये प्लान उसके ही ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। थोड़ी देर बाद उसके स्टेशन पहुंचते ही वहां काफी सारे हथियारों से लैस एजेंट्स की पूरी स्क्वाड आ जाती है, जो देखकर ब्रैड समझ गया था कि सब लोग लैब वालों के साथ ही हैं और पुलिस स्टेशन में लगे बड़े बड़े सिस्टम्स भी उन्हीं लोगों के कब्जे में है। तब तक पुलिस वाले भी ब्रैड को हथकड़ी लगाकर पास में बैठा चुके थे, जो देखकर एमी बड़ी होशियारी से उस हथकड़ी की चाबी को हासिल करके उसे ब्रैड को दे देती है और ब्रैड भी खुद को जल्दी से आजाद करके पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह मारने लग जाता है। तभी एजेंट्स ने भी अंदर धावा बोल दिया था, जो देखकर ब्रैड अकेले ही उन सब का सामना करके कई एजेंट्स को ढेर कर देता है। मगर तभी उसके सामने उसका एक पुराना दोस्त क्लार्क आता है, जो लैब की सिक्योरिटी का हेड और सबसे काबिल एजेंट था, और वो चाहता था कि ब्रैड उसके सामने ना आए। इस पर ब्रैड उसे मना करता है कि वो एमी को किसी भी हाल में लैब में नहीं भेजना चाहता, मगर क्लार्क के लिए भी एमी बस एक असाइनमेंट थी। जो बात सुनने के बाद ब्रैड पास में मौजूद एक फायर एक्सटिंग्विशर पर गोली मारकर क्लार्क का ध्यान भटकाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। उस दौरान वो वहां से भागने में कामयाब तो हो गया था, मगर उसे एक गोली लग गई थी, जिसके बावजूद वो अपनी चिंता ना करते हुए एमी को पुलिस की एक गाड़ी में बिठाकर उस गाड़ी को चुराकर वहां से भाग निकलता है। उस दौरान उनके पीछे एजेंट्स की गाड़ियां लगी थी और एमी बुरी तरह सहमी हुई थी। तब ब्रैड उसे हिम्मत देते हुए कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर एक इंटरसेक्शन वाले रोड पर ब्रैड गाड़ियों में टक्कर करवाकर रोड को ब्लॉक करवा देता है, जिसकी वजह से एजेंट्स की गाड़ियां पीछे ही रह गई थी और ब्रैड और एमी को आगे निकलने का मौका मिल गया था। तब थोड़ा सा दूर जाने के बाद उन्हें एक स्कूल बस दिखाई देती है, जिसे देखकर
दोनों उसके पास जाते हैं और स्कूल की टीचर को बेवकूफ बनाते हुए ऐसे दिखाते हैं कि वो यहाँ नए हैं और रास्ता भटक गए हैं। जो सुनने के बाद टीचर उन्हें बस में चलने को कहती है, क्योंकि वो जिस जगह जाने के बारे में बता रहे थे वो बस उसी रूट पर जा रही थी। इसलिए अभी ब्रैड और एमी बस में ही सवार हो जाते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बस में बैठे एक लड़के ने ब्रैड के अजीब दिखाई देने की वजह से उसकी फोटो खींच ली थी, जिस दौरान ब्रैड समझ गया था कि अब वहाँ से किसी भी हाल में निकलना ही पड़ेगा। इसलिए वो एमी को लेकर बीच रास्ते में उतर जाता है और एक गाड़ी चुराकर फिर से किसी सेफ लोकेशन की तलाश में भटकना शुरू कर देता है। लेकिन अभी ब्रैड का शरीर उसका साथ नहीं दे पा रहा था। उसके जख्म से लगातार खून बह रहा था, जिसकी वजह से ड्राइव करते हुए धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और आखिरकार गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर फेंसिंग से टकराने वाली होती है। तब एमी जैसे तैसे गाड़ी को संभालती है और गाड़ी के रुकने के बाद ब्रैड को देखकर उसे पता चलता है कि ब्रैड बेहोश हो चुका था। ये देखकर एमी काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो तुरंत ही ब्रैड के फोन को लेकर उसकी एक्स वाइफ लैला को कॉल करती है, जिस दौरान एमी बस लगातार रो रही थी और उसे लग रहा था कि ब्रैड मर चुका है। पर किस्मत साथ होने की वजह से लैला एक डॉक्टर निकलती है और हिम्मत से काम लेते हुए एमी को गाइड करती है कि उसे ब्रैड को प्रॉपरली किसी तरह से चेक करना है। ये सुनकर एमी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और तब जाके उसे पता चलता है कि ब्रैड अभी भी जिंदा है। ये पता चलने के बाद लैला की जान में जान आ गई थी और उसने एमी को बता दिया था कि ब्रैड को होश में कैसे लाना है। खैर कुछ देर बाद ब्रैड के होश में आने के बाद वो डर के मारे सबसे पहले तो अपने फोन को ही तोड़ता है, क्योंकि ऐसे मिशन में फोन्स हमेशा एजेंट्स के दुश्मन होते हैं। दरअसल पहले के टाइम पर ब्रैड स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, पर किसी वजह से वो उस काम को छोड़कर ये सारे काम करने लगा। और वैसे यही रीजन भी था कि लैला को ब्रैड के गोली लगने के बारे में जानकर इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि ब्रैड जैसे खतरनाक आदमी का एक गोली तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इधर दूसरी तरफ क्लार्क जैसे तैसे उस फोटो खींचने वाले बच्चे तक पहुंच जाता है, जिससे उसे पता चल गया था कि ब्रैड कौन से रास्ते गया होगा, जिस बारे में वो लैब डायरेक्टर निकोल को भी कॉल करके बता देता है। अब वैसे अब तक ब्रैड की वजह से क्लार्क के 3 लोग मारे जा चुके थे, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में था। जिस पर पहले तो निकोल उसे कहती है कि उसे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि वो किसी और बच्चे को भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन अब क्लार्क पीछे नहीं हटना चाहता था। उसे समझ आ गया था कि ब्रैड को जरूरत से ज्यादा चीजें पता चल गई हैं और अब अगर उसे छोड़ा गया तो आगे चलकर वो कभी भी उनके लैब को पूरी तरह बंद करवा सकता है। अब वैसे उनका एक्सपेरिमेंट सिर्फ वैक्सीन बनाने तक सीमित नहीं था, इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई थी जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। और अभी के लिए सच्चाई तो बस इतनी थी कि ब्रैड और एमी अब सिर्फ एजेंट्स नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत से लड़ रहे थे जो पूरी दुनिया को बदलने का दम रखती है। क्या ब्रैड अपने जख्मों के साथ एमी को और दूर ले जा पाएगा, या वही जख्म उसके एमी से दूर होने का कारण बनेंगे? दूसरी तरफ ब्रैड और एमी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रैड का खून काफी बह चुका था और दुश्मन उनके बिल्कुल सर पर थे। इसीलिए ब्रैड कुछ सोचकर आखिरी उम्मीद में जंगलों में रहने वाली अपनी पुरानी मिलिट्री इंस्ट्रक्टर के घर जाता है, जो वैसे तो अब एक भेड़ पालने वाली फार्मर बन चुकी थी, पर उसका घर किसी किले से कम नहीं था। पूरे गार्डन में ट्रिप वायर्स बिछे थे और दीवारों से लेकर टेबल के नीचे तक सिर्फ बंदूकें थी। अभी ब्रैड और एमी के बारे में सब जानने के बाद इंस्ट्रक्टर ब्रैड की मदद करने का फैसला करती है, जहां सबसे पहले ब्रैड को सही करने के बाद वो बाद में अपने पुराने कॉन्टेक्ट से ब्रैड और एमी के कनाडा में जाने का इंतजाम करवा देती है, जिससे ब्रैड और एमी को लग रहा था कि वो अब बच निकलेंगे। पर जैसे ही वो अपना सामान पैक करके निकलने वाले होते हैं, तभी बाहर क्लार्क और उसके साथी पहुंच जाते हैं, जिन्हें उनकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। लैब की आर्म्ड फोर्सेस ने उन्हें घेर लिया था, जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर तुरंत ही बंदूक ले जाके उन्हें मारना शुरू कर देती है और ब्रैड को पीछे वाले रास्ते से एमी के साथ भागने को कहती है। लेकिन इस लड़ाई के बीच इंस्ट्रक्टर को भी गोली लग गई थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और तब जाकर ब्रैड समझ जाता है कि वो अकेले इतने सारे लोगों से लड़ाई नहीं कर सकता, मगर वो किसी भी हाल में एमी को उन लोगों के हाथ नहीं लगने देना चाहता था। इसीलिए वो एक बड़ा रिस्क लेकर अकेले घर से बाहर जाता है और एमी को पीछे वाले रास्ते से भागने को कहता है। ब्रैड को लग रहा था कि उसे पकड़ने के बाद क्लार्क और बाकी सब एमी के बारे में भूल जाएंगे, लेकिन वो इस बात को भूल चुका था कि असल में उन लोगों का असली टारगेट ब्रैड नहीं बल्कि एमी खुद ही थी। इसलिए क्लार्क अभी लगातार उससे एमी के बारे में पूछने लगता है। इस पर ब्रैड तो उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, जिससे गुस्से में आके क्लार्क उसे जान से ही मारने वाला होता है कि तभी एमी खुद ही उसके सामने आ जाती है, क्योंकि वो ब्रैड को इस तरह मरवा नहीं सकती थी। तब उन दोनों को गार्ड्स वापस उसी लैब में ले जाने लगते हैं जहां ब्रैड को एमी को लेके जाना था। तब रास्ते में ब्रैड एमी को अपनी बेटी की तरह सर्वाइवल की कुछ चीजें सिखाता है और साथ ही वो एक प्लान भी बनाते हैं, जिससे लैब में उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं रखा जा सकता था। तब लैब पहुंचते ही शुरू में तो दोनों को अलग कर दिया जाता है, पर ब्रैड जो इतनी बड़ी फोर्सेस को बस एमी के लिए आता हुआ देखकर समझ गया था कि एमी में पक्का कोई खास बात है।
उसने एमी से कहा था कि वो किसी को भी अपने आप को छूने न दे और लगातार बस यही जिद करती रहे कि उसे ब्रैड के पास जाना है। इसी वजह से एमी को जो रूम दिया जाता है वहाँ एमी बुरी तरह से हंगामा कर देती है, जिसकी वजह से डायरेक्टर निकोल को अपनी मीटिंग बीच में छोड़कर आना पड़ता है। और निकोल जानती थी कि ये बच्ची पूरी दुनिया के लिए कितनी जरूरी है, इसलिए वो उसकी जिद को सुनने के बाद एमी को ब्रैड के पास रहने की परमिशन दे देती है। लेकिन इसके बदले में उसे रोज वो डोजेस लेने होंगे जो लैब वाले एमी को लगाएंगे। इस पर एमी मान गई थी। आगे जब ब्रैड और एमी दोबारा मिलते हैं तो एमी उसे बताती है कि मेरे अंदर एक ट्रैकिंग चिप इम्प्लांट कर दी गई है। इस पर ब्रैड उसे टेंशन ना लेने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि उन्हें वहाँ से भागने का रास्ता बनाने के लिए कुछ दिनों का समय लगेगा और तब तक वो उस चिप को निकालने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगा। अब इसके अगले ही दिन निकोल खुद एमी के पास आके उसकी बॉडी के अंदर पहला एक्सपेरिमेंटल डोज इंजेक्ट करती है, जिससे फिलहाल तो एमी को कुछ भी नहीं होता। तब निकोल के जाने के बाद एमी उसके पास मौजूद नर्स का ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर ब्रैड पास में से एक सिरिंज उठा लेता है और इसके थोड़ी देर बाद ही उसने एक गार्ड से फ्लैश लाइट भी चुरा ली थी। ब्रैड अभी से धीरे धीरे सामान जमा करने में लगा हुआ था ताकि आगे चलकर उन्हें भागने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। अब उसी रात सब्जेक्ट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, जिसमें लैब के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक हर टेस्ट सब्जेक्ट के लिए एक अलग केयर टेकर रखा गया था। पर केयर टेकर्स वाला काम किसी सजा से कम नहीं था। ना मोबाइल अलाउ था, न छुट्टियां और ना ही आसानी से बाहर जाना। इसीलिए इन केयर टेकर्स का गुस्सा अक्सर उन बेजान से दिखने वाले सब्जेक्ट्स पर निकलता था, जिसमें वो उन्हें बेफालतू में चिढ़ाते, परेशान करते और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कहते। इसके अलावा सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि केयर टेकर्स को हर रात उन्हीं सब्जेक्ट्स के सपने दिखाई देते थे, जिसकी वजह से उनकी नफरत सब्जेक्ट से और ज्यादा बढ़ जाती है। खैर, आज जब दो केयर टेकर सब्जेक्ट 11 को परेशान कर रहे होते हैं, तभी गलती से उनमें से एक का नेम प्लेट 11 के सेल के अंदर गिर जाता है, जो देखकर वो डरते हुए उस नेम प्लेट को उठाता है, जिस दौरान 11 बस आराम से उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। लेकिन अभी जब वो उस केयर टेकर को कुछ नहीं करती तो दूसरा केयर टेकर 11 के पास जाके उसे परेशान करने का फैसला करता है। लेकिन गर्दन को 11 के सामने करते ही 11 ने अचानक अपने दांत उसकी गर्दन में घुसा दिए थे, जिसके 90 सेकंड्स के अंदर अंदर उसका सारा का सारा खून 11 का खाना बन जाता है और उस केयर टेकर की वही मौत हो जाती है। इस हमले ने रिसर्च स्टाफ के होश उड़ा दिए थे। सब हैरान थे कि जिस सब्जेक्ट का दिमाग डेड माना जा रहा था, उसने अचानक अटैक क्यों किया। तब डॉक्टर लेयर सर्वाइलेंस रिकॉर्ड्स देखकर बताता है कि ये कोई रैंडम अटैक नहीं, बल्कि एक तरह से बदला था, क्योंकि वो केयर टेकर रोज सब्जेक्ट 11 को परेशान करा करते थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में थी। इस पर यंग डॉक्टर कहता है कि सब्जेक्ट के ब्रेन में कोई एक्टिविटी नहीं है, पर सिक्योरिटी हेड क्लार्क को इस बारे में पता चलने पर वो फैसला करता है कि 11 को इस गलती के लिए उसे जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर सब दंग रह गए थे, क्योंकि किसी को ये बात नहीं पता थी कि वो 11 के पास कैसे जाएंगे। तब क्लार्क प्लान बनाता है कि वो पहले गैस की मदद से 11 को कमजोर करेंगे और बाद में उसके ऊपर सनलाइट जैसी इंटेंस लाइट डालेंगे, जिससे वो खुद ही खत्म हो जाएगी। ये मौत सब्जेक्ट 11 के लिए बेहद दर्दनाक होने वाली थी, पर उसकी जिंदगी तो शुरू से ही एक दर्दनाक कहानी थी। बचपन में अपने स्टेप फादर के हाथों अब्यूज होने की वजह से उसने 16 साल की उम्र में पैसे जोड़कर भागने की कोशिश करी थी, मगर उसके भागने से पहले उसके स्टेप फादर को इस बारे में पता चल जाता है और वो उसके सारे पैसे चुराकर नशे में खर्च कर देते हैं। इससे सब्जेक्ट 11 को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने पिता से लड़ाई करने लगती है, जिस दौरान उसकी माँ भी पास में ही थी। लेकिन उसे सब पता होने के बाद भी वो उसके पिता की साइड ही ले रही थी। ये देखकर सब्जेक्ट 11 को समझ आ गया था कि उसका कोई भी नहीं है, इसलिए वो एक चाकू उठाकर सबसे पहले तो अपनी माँ को ही जान से मार देती है और बाद में अपने स्टेप फादर को भी नहीं छोड़ती। यही रीजन था कि उसे सरकार ने मौत की सजा दी थी। और बाद में जब वो इस लैब तक पहुंची तो वहाँ उसे क्लार्क मिला, जिसने शुरुआत में उसे एक हवस भरे गार्ड से बचाया था, जिसके बाद से ही उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए काफी इज्जत थी और शायद 11 तो तब से ही क्लार्क को पसंद भी करने लग गई थी। खैर, अभी प्रेजेंट में उसे जिंदा जलाने की तैयारी करी जा रही होती है। तभी डॉक्टर लेयर को एक बहुत ही चौंका देने वाली बात पता चलती है। दरअसल ये सब्जेक्ट सिर्फ बैठे नहीं रहते थे, बल्कि ब्रेन वेव्स के जरिए एक दूसरे से बात भी करते थे, जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलता था। और इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर था पेशेंट 0 यानी टिम, जो आम लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें जो चाहे वो बोल सकता था। तब टिम सब्जेक्ट 11 के मरने से पहले ब्रेन वेव्स के जरिए उसे क्लार्क को उसके पास्ट के बारे में दिखाने को कहता है, जो सुनकर सब्जेक्ट 11 भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, जिससे क्लार्क के सामने अचानक सब्जेक्ट 11 के साथ हुई सारी गलत चीजें आने लग गई थी।
और उसे समझ आ गया था कि उसे क्लार्क को नहीं मारना चाहिए। इसलिए जैसे ही सब्जेक्ट 11 को खत्म करने वाली मशीन को चालू करा जाता है तो क्लार्क खुद ही उसे बंद कर देता है। खैर अगली सुबह ब्रैड की आंख खुलने पर उसे एमी के कमरे से बाहर निकाल दिया गया, जो काम असल में उसी दूसरे केयरटेकर ने करा था जिसके सामने सब्जेक्ट 11 ने उसके साथी का खून पिया था। उस मंजर को देखने के बाद से वो काफी ज्यादा डर चुका था, इसलिए अभी वो कांपते हुए एमी को वार्न करता है कि पेशेंट 0 यानी टिम अब उसके लिए आने वाला है। तब ब्रैड उससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही केयरटेकर वहां से चला गया और ब्रैड को समझ नहीं आ रहा था कि इस केयरटेकर को आखिर हुआ क्या है। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ब्रैड को पता चलता है कि एमी और उसके बगल वाले कमरे में एंथनी कैद है, जो दरअसल वही आखिरी कैदी है जिसे ब्रैड लैब लाया था। एंथनी ठीक तो था पर उसे हर रात टिम के खौफनाक सपने आते थे, जबकि आज से पहले उसने कभी टिम को देखा भी नहीं था। तब उससे भी टिम का नाम सुनने के बाद ब्रैड को समझ आ गया कि ये मामला सच में काफी ज्यादा पेचीदा है और उसे किसी भी हाल में इस मामले की तह तक जाना होगा। इसी वजह से वो डायरेक्ट क्लार्क के पास जाके उससे जानने की कोशिश भी करता है कि लैब में वो लोग कैदियों के साथ क्या करते हैं, मगर क्लार्क उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से ब्रैड अपने कमरे में चला गया था। लेकिन बार बार उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि आखिरकार ये साला टिम है कौन। बेचैन होकर ब्रैड खुद ही सच्चाई पता करने का फैसला करता है और चुराई हुई सिरिंज से एक अटेंडेंट को बेहोश करके उसके एक्सेस कार्ड को लेता है, जिससे वो बड़े आराम से सभी सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पार करता हुआ सीधा लैब में जाने में कामयाब हो गया था। वहाँ टिम को देखकर ब्रैड का कलेजा उसके मुंह में आ गया, क्योंकि वो समझ गया था कि टिम असल में कोई इंसान नहीं बल्कि जीता जागता खौफनाक राक्षस है। तभी वहाँ पर डॉक्टर लेयर आ जाते हैं, जो ब्रैड के पूछने पर उससे कोई भी बात नहीं छुपाते और ब्रैड को बताते हैं कि ये एक नई प्रजाति है जिसे लैब में बनाया गया है। इनके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग पर काबू करने की साइकिक पावर भी है, इसीलिए सबको बुरे सपने आते हैं। ये जानकर ब्रैड काफी हैरान था, मगर फिलहाल वो सोने के लिए चला गया। पर जैसा कि ब्रैड के ऊपर भी टिम की नजर पड़ गई थी, इसलिए आज ब्रैड को भी टिम के खौफनाक सपने आते हैं, जिसकी वजह से ब्रैड का डर एमी के लिए काफी ज्यादा बढ़ गया था और वह नहीं चाहता था कि अब एमी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा आगे बने। क्या ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग एमी को भी उसी मॉन्स्टर में तब्दील कर देंगी? ब्रैड के दिमाग में लगातार यही बातें चल रही थी। वहीं एमी, जिसे हमेशा उसके कमरे में ही रखा जाता था, वो वहाँ जब बोर होने लगती है तो बगल वाले रूम में एंथनी के पास नोट लिखकर उससे बात करती है, जिस दौरान एंथनी खुद भी उससे अच्छे से बात करने लग गया था, जिससे जल्द ही वो दोनों भी काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं ब्रैड एमी को उस लैब से जल्द निकालना चाहता था, इसलिए वो निकोल के पास जाके उससे बात करते हुए उसके दिमाग में ये बात डालता है कि बच्चों को कमरे में रखने से उनका ब्रेन काफी बोर फील करता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगते हैं। इसलिए शायद उन्हें एमी को थोड़ी देर फैसिलिटी के गार्डन में भी छोड़ना चाहिए। ये बात एकदम सही थी, इसलिए निकोल भी ऐसा करने अलाउ कर देती है और ब्रैड ने ये परमिशन इसलिए ली थी ताकि वो एमी के साथ गार्डन में टाइम स्पेंड करने के बहाने से गार्डन में और आसपास मौजूद गार्ड्स के ऊपर नजर रख सके। खैर अब आज गार्डन में जाके ब्रैड एमी के साथ साथ खेलते खेलते उसे ट्री हाउस बनाने का आइडिया देता है, जो आइडिया एमी को भी काफी पसंद आया था। इसलिए वो गार्डन में ही एक अच्छा सा ट्री हाउस बनाते हैं, जिस दौरान गार्ड्स को उन पे बिल्कुल शक नहीं होता, क्योंकि बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाने के लिए नॉर्मली हर जगह यही चीजें होती थी। इसलिए वो तो उल्टा एमी और ब्रैड की ट्री हाउस बनाने में उनकी मदद करते हैं। अब जब ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया तो ऊपर जाके ब्रैड एमी से पूछता है कि तुम्हें यहाँ से क्या दिख रहा है। इस पर एमी सामने मौजूद पहाड़ के बारे में बताती है, लेकिन ब्रैड उसे समझाता है कि ये ट्री हाउस उसने पहाड़ देखने के लिए नहीं बल्कि लैब के कोने कोने को ध्यान से देखने के लिए बनाया है, ताकि उन्हें गार्ड्स की पोजीशन के बारे में पता चल सके। ये सुनकर एमी भी थोड़ी सी होशियारी दिखाते हुए पास मौजूद एक गार्ड से मीठी मीठी बातें करती है और नेचर को देखने के बहाने से उसकी दूरबीन उससे ले लेती है, जो देखकर ब्रैड तो दंग रह गया था, क्योंकि उसकी ये छोटी सी पार्टनर सच में किसी स्पाई से कम नहीं थी। खैर आगे एमी दूरबीन से कोने कोने में नजर रखते हुए ब्रैड को हर एक बात बता रही होती है। तभी अचानक उसकी नजर एग्जिट के पास पड़ती है, जहाँ एक गार्ड छत से किसी पर गोलियां चला रहा था। ये सुनकर ब्रैड तुरंत ही एमी को नीचे करता है और बाद में देखने पर उसे पता चलता है कि लैब के किसी गार्ड ने लैब के ऊपर ही हमला कर दिया था। दरअसल 3 साल से इस बंद माहौल में रहने और टीम के खौफनाक सपनों ने उसे पागल कर दिया था, जिसकी वजह से वो बस यहाँ से किसी भी हालत में निकलना चाहता था, मगर क्लार्क ने उसे जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से ही उसने बगावत कर दी थी। और अभी वो धमकी दे रहा था कि उसे वहाँ से निकलने के लिए तुरंत ही हेलीकॉप्टर मंगवाओ, वरना वो लैब की पावर सप्लाई उड़ा देगा, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर्स आजाद हो जाएंगे। अब जैसा कि ये सब काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, इसलिए फिलहाल तो ब्रैड क्लार्क की मदद करने का ही फैसला करता है, जिसके लिए वो गार्ड पर नजर रखकर क्लार्क को सही मौके का इशारा करता है। इसके बाद में एमी और ब्रैड को भी कवर में आने का मौका मिल जाता है।
उस दौरान ब्रैड खुद उस गार्ड के पास जाके उससे बात करने का फैसला करता है, जिस पर क्लार्क भी मान गया था। इसीलिए ब्रैड गार्ड के पास जाके उसे ऐसा ना करने के लिए मनाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन उस सोल्जर का गुस्सा काबू से बाहर था। वो अपनी गन घुमाकर सीधा लैब के पावर स्टेशन पर निशाना साध देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होने से पावर स्टेशन बर्बाद हो गया था और पूरी लैब अंधेरे में डूब गई थी। बदकिस्मती से लैब में उसी वक्त एंथोनी का एक बेहद क्रिटिकल मेडिकल प्रोसीजर चल रहा होता है। तब ब्रैड उस गार्ड को जैसे तैसे शांत करवा देता है, लेकिन तभी क्लार्क वहां आके उसे शूट करके खत्म कर देता है। ये देखकर ब्रैड तो गुस्से में पागल हो गया था, पर क्लार्क का कहना था कि उनके पास वक्त नहीं है और जल्दी ही उन्हें पावर रिस्टोर करनी पड़ेगी। असल में जो डोजेस एंथोनी और एमी को दिए जा रहे थे, उनसे इंसान धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेट पर जाने लगता था और आज सुबह ही एंथोनी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज आया था, पर उसकी हालत थोड़ी सी ज्यादा खराब थी, जिसकी वजह से उसको स्टेबलाइज करने का काम चल रहा था। जिस दौरान टीम उसके दिमाग में जाके उससे कांटेक्ट करता और उसके बाद ही एंथोनी का फुल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के साथ वो स्टेबलाइज भी हो जाता। आखिरकार पावर रिस्टोर हो जाती है और तभी टिम भी एंथोनी के दिमाग में दाखिल हो जाता है। असल में वो बार बार पहले भी एंथोनी के दिमाग में जाके उसे उसकी टीम को ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, जिस दौरान शुरू में तो एंथोनी ने मना कर दिया था, पर अभी टीम उसे ऑप्शन देता है कि 8 सेकंड्स के अंदर या तो तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो वरना तुम मारे जाओगे। ये सुनकर एंथोनी मौत के बजाय टीम के जैसा बनने का फैसला करता है। इसके अगले ही पल एंथोनी की आंख सीधा हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है और वो सामने आने वाले हर शख्स को काटने लगा। उस दौरान डॉक्टर लियर के ऊपर भी खून की कुछ बूंदें पड़ती है और एक बार को तो एंथोनी उसे उठाकर दूर फेंक देता है, पर अभी किस्मत से वो समय पर आइसोलेटेड रूम को बंद करने में कामयाब हो जाता है। पर क्योंकि इससे पूरी घटना के दौरान लियर के ऊपर भी खून के छींटे आ गए थे, इसीलिए वो इन्फेक्टेड होने के डर से खुद को कुछ दिनों के लिए आइसोलेटेड चैम्बर्स में ही लॉक कर लेता है। और यह हादसा इतना ज्यादा बड़ा था कि जल्दी ही इसकी खबर सरकार तक पहुंच जाती है और तब डिफेंस मिनिस्टर खुद इस प्रोजेक्ट को इंस्पेक्ट करने आ जाता है, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट पर $1 बिलियन इन्वेस्ट करे हुए थे। अब जबकि सरकारी बड़े अफसर लैब में मौजूद थे, ब्रैड और एमी को पता था कि ये हंगामा उनके भागने का सबसे बेहतरीन और शायद आखिरी मौका है। इधर निकोल डिफेंस मिनिस्टर को साफ साफ बता देती है कि उसके ये $1 बिलियन बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स अब साइकिक पावर्स और इंसानों को काटने जैसे अजीब साइड इफेक्ट्स दिखा रहे हैं। इसलिए हमें कुछ और बुरा होने से पहले एक्सपेरिमेंट को बंद करके सभी सब्जेक्ट्स को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि असल में वो इस प्रोजेक्ट के दम पर एक स्पेशल फोर्स को तैयार करना चाहता था ताकि वो पूरी दुनिया पर रूल कर सके। निकोल तो अभी भी ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन वो यंग डॉक्टर जिसने इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों पर करने के लिए कहा था, वो डिफेंस मिनिस्टर की चमचागिरी करने के चक्कर में दावा करता है कि सब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेगा। इससे डिफेंस मिनिस्टर खुश होता है और यंग डॉक्टर बाद में सब्जेक्ट 3 के सर में छेद करके उसे ब्रेन वेव से कंट्रोल करने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो वो लगभग कामयाब हो रहा था, पर थोड़ी देर बाद जब वो मिनिस्टर को ये दिखाने के लिए बुलाता है तो सब्जेक्ट ऑर्डर मानना बंद कर देता है, जिससे गुस्से में मिनिस्टर फिर से बाहर चला गया था। असल में वो डॉक्टर उल्लू बन चुका था और सब्जेक्ट 3 वहां से भागने के लिए डॉक्टर के साथ खेल खेल रहा था। आगे जब तक डॉक्टर को ये बात समझ आती तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो डरते हुए क्वारंटीन में बैठे डॉक्टर लियर से मदद मांगने जाता है। पर सब्जेक्ट 3 उसके बिल्कुल पीछे था, जो डॉक्टर लियर के सामने ही डॉक्टर को बुरी तरह मारकर उसका खून पी जाता है। दूसरी तरफ इस सबसे अनजान डिफेंस मिनिस्टर एमी से पूछ रहा था कि क्या उसके पास भी टेलीपैथिक एबिलिटीज हैं, क्योंकि वैम्पायर्स में वो एबिलिटीज आ जाती हैं। इस पर एमी साफ मना कर देती है, जो असल में एक झूठ था, क्योंकि कुछ डोजेस लेने की वजह से उसके सेल्स भी म्यूटेट होने लगे थे और टेलीपैथिक एबिलिटीज उसे आज सुबह ही मिल गई थी। असल में सुबह ब्रैड उसे उनके भागने के प्लान के बारे में बता रहा था, तो उस दौरान एमी उसके सेंटेंसेस खुद पूरे करने लगी थी। इससे ब्रैड को भी समझ आ चुका था कि एमी अब उसका दिमाग पढ़ सकती है, इसीलिए उसने एमी से इस बारे में किसी को भी बताने से मना करा था। खैर, प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर एमी से और बातें करने लगता है, पर तभी निकोल बीच में आके एमी को अपने साथ बाहर की तरफ ले जाती है, जो निकोल ने जानबूझकर करा था, क्योंकि वो अब तक समझ चुकी थी कि एक्सपेरिमेंट कितना ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब वो किसी भी हाल में ब्रैड और एमी की मदद करके उन्हें लैब से भगाना चाहती थी। इसलिए वो एमी और ब्रैड को कहती है कि दोनों ब्लड रेफ्रिजरेटर में छुप जाएं और शिफ्ट बदलने का इंतजार करें, जिसके बीच में मिलने वाले समय में वो बहुत ही आराम से लैब से भाग सकते थे। तब ब्रैड और एमी भी ऐसा करने के लिए तैयार थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
क्योंकि वक्त से पहले ही उन्हें देख लिया जाता है और उन्हें उस कमरे से बाहर आना पड़ता है जहां निकोल उन्हें छोड़ कर गई थी। तब रास्ते में उनका सामना सब्जेक्ट 3 से भी होता है, जिसने अब तक लैब में कोहराम मचा दिया था। अभी वो ब्रैड को देखते ही उसे बुरी तरह से पटक देता है, जिसके बाद वो ब्रैड का खून भी पीने ही वाला था कि तभी एमी जोर से चिल्लाती है। इस दौरान उसकी आवाज बहुत ज्यादा खतरनाक लग गई थी और वो आवाज इतनी ताकतवर थी कि सब्जेक्ट 3 दूर जाके गिरता है और डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अभी एमी भी बेहोश हो गई थी। फिर उसे होश आने पर वो खुद हैरान थी कि उसके पास अचानक ऐसी पावर्स कहां से आ गई हैं। अभी ब्रैड और एमी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि सच में ये लैब से बाहर जाने वाला गोल्डन चांस था, क्योंकि फिलहाल के लिए गार्ड सब्जेक्ट 3 को ढूंढने में लगे थे और रास्ते में उन्हें देखकर भी इग्नोर ही कर रहे थे। वहीं निकोल डिफेंस मिनिस्टर को सुना रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि एक्सपेरिमेंट बंद कर देना चाहिए। पर अभी डिफेंस मिनिस्टर तो उल्टा उसके ऊपर ही चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मानता था कि ये मॉन्स्टर्स उसकी क्रिएशन है और इनका क्या करना है वो खुद ही डिसाइड करेगा। अब यहाँ सबसे बड़ा इशू ये था कि सब्जेक्ट 3 लैब से बाहर निकलने में भी कामयाब हो गया है और क्योंकि उसने अब तक अपनी ट्रैकिंग चिप भी निकाल दिया था, इसलिए किसी को इस बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर कोहराम मचा रहा है। पर तभी एमी को एक साइकिक कनेक्शन महसूस होता है और जैसा कि अब वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की इनिशियल स्टेज पर पहुंच चुकी थी, तो वो सब्जेक्ट 3 के आसपास के एरिया को देख पा रही थी, जिसके बारे में एमी सबको बता देती है, जो सुनकर क्लार्क को समझ आ गया था कि सब्जेक्ट 3 इस समय पर हाईवे पर कहीं है। ये सुनकर मिनिस्टर एमी को वहाँ उनके साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर ब्रैड तो एक बार को भड़क उठा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एमी जैसी मासूम बच्ची ऐसी किसी भी चीज का हिस्सा बने जहां जान का खतरा हो। मगर एमी खुद भी सबकी मदद करना चाहती थी और क्योंकि उसके बिना सब्जेक्ट 3 को ट्रैक भी नहीं करा जा सकता था, इसलिए एमी उनके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है और ब्रैड को उसके साथ ही चलने को कहती है। आगे जब हाईवे पर पहुंचकर वो वहाँ का नजारा देखते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफी गाड़ियां बीच रोड पर रुकी हुई थी और लोगों को बुरी तरह काट कर उन्हें जान से मार दिया गया था। हालांकि सब्जेक्ट 3 वहाँ पर नहीं होता, इसलिए एमी एक बार वापस से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है, जिससे उसे पता चलता है कि सब्जेक्ट 3 पास में मौजूद एक केबिन में है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। इस बारे में पता चलते ही एमी बहुत तेजी से उस केबिन की तरफ जाने लगती है, जो देखकर ब्रैड बीच में जाके उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे बार बार लोगों के सामने अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन एमी खुद भी सब्जेक्ट 3 को जल्दी से जल्दी पकड़वाना चाहती थी। वहीं केबिन के अंदर सब्जेक्ट 3 वहां रहने वाली एक बूढ़ी औरत को बुरी तरह मारकर खून पी रहा था। तभी पेशेंट 0 यानी टिम सब्जेक्ट 3 के दिमाग में आके उसे एमी और बाकी लोगों के आने के बारे में वार्न करता है, जिस दौरान टिम ने एमी को यह भी कह दिया था कि एमी हमारी तरफ नहीं है, इसलिए उसे जान से मारना पड़ेगा। ये सुनकर फिलहाल के लिए सब्जेक्ट 3 वहाँ से निकल जाता है, पर तभी वहाँ ब्रैड की एक्स वाइफ लैला भी पहुँच जाती है, क्योंकि असल में वो ब्रैड से मिलने के लिए शहर की तरफ जा रही थी। पर रास्ते में ही सब्जेक्ट 3 ने लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसे देखकर वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर उसी केबिन के पास आके छुप गई थी। अभी जब वो उस बूढ़ी औरत को जमीन पर पड़ा हुआ देखती है तो काफी ज्यादा हैरानी से डॉक्टर होने के नाते उसकी मदद करने की कोशिश करती है, और अगले ही पल उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बूढ़ी औरत के जख्म खुद ब खुद भर रहे थे और वो एक दरिंदे की तरह दिखाई देने लगी थी। कहीं ना कहीं अब ये बात क्लियर हो गई थी कि जिसे भी ये सब्जेक्ट्स काटेंगे वो उन्हीं की तरह म्यूटेटेड शैतान बन जाएंगे। और अब तक सुबह भी होने वाली थी और अभी जब वो औरत पूरी तरह वैम्पायर बनकर लैला पे हमला करने वाली होती है, तभी लैब के लोग आकर उस पर शूट करने लगते हैं और सूरज की किरण औरत के ऊपर पड़ते ही वो राख बन जाती है। इस समय ब्रैड ने लैला को देखकर उसे तुरंत ही गले से लगा लिया था और लैला को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। पर जैसा कि अभी लैला को ये चीज समझाने से ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट 3 को ढूंढना था, इसलिए क्लार्क एमी से वापस सब्जेक्ट 3 से कनेक्ट करने को कहता है और एमी को इस बार सब्जेक्ट 3 के आसपास पाइप्स दिखाई देते हैं, जिससे क्लार्क समझ गया था कि सब्जेक्ट 3 फिलहाल के लिए एक पास के पंप स्टेशन पे छुपा हुआ है, इसलिए वो तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए उधर की तरफ निकल जाता है। तब रास्ते में जाते हुए ब्रैड लैला को लैब के सारे काले कारनामों के बारे में बता देता है, जो सुनकर लैला को तो तगड़ा झटका लगा था, पर अभी उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी हाल में अभी बस ब्रैड का साथ देगी। आगे जब वो पंपिंग स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं तो ब्रैड फिर एमी को समझाता है कि वो उनके साथ अंदर जाने की जिद न करे, लेकिन एमी जिसे इस सब में काफी ज्यादा मजा आ रहा था वो तो ब्रैड की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। खैर अभी ब्रैड के गार्ड्स के साथ अंदर जाने पर उसे वहाँ काफी सारे वैम्पायर्स दिखाई देते हैं, जो असल में वही लोग थे जिनका खून सब्जेक्ट 3 ने पूरा नहीं पिया था, और ऐसा करके उसने अपनी एक छोटी सी आर्मी बना ली थी। उन्हें देखते ही सारे गार्ड्स गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं,
जिस दौरान उनके सामने आने वाले हर इन्फेक्टेड को वो जान से मार रहे थे। पर वहाँ काफी सारे इन्फेक्टेड थे जिसकी वजह से ये लड़ाई काफी लंबी चलती है। तभी अचानक ब्रेड को बाहर से एमी और लैला के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर जब वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि सब्जेक्ट 3 मौका देखकर बाहर आ गया था, जहाँ सनलाइट होने के बाद भी उसने एक गार्ड को जान से मार दिया। ये देखकर लैला तुरंत ही एमी को लेकर पास की झाड़ियों में छुप जाती है, मगर एमी को एहसास हो चुका था कि असल में वो मॉन्स्टर बस उसके लिए ही यहाँ पर आया है। इसीलिए लैला की जान बचाने के लिए वो उसे दूर जाके एक खाली फैक्ट्री की तरफ भागती है, जहाँ जाके वो छुपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही सब्जेक्ट 3 आके उसको दबोच लेता है। जिस दौरान एमी अपनी शक्ति से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन अभी सब्जेक्ट 3 के ज्यादा ताकतवर होने के कारण वो फेल हो जाती है। आगे सब्जेक्ट 3 एमी को जान से मारने ही वाला था कि तभी वहाँ ब्रेड पहुँच के एक ही गोली में सब्जेक्ट 3 को ढेर कर देता है, जिसके मरते ही वो सारे के सारे लोग भी खत्म हो जाते हैं जो सब्जेक्ट 3 की वजह से वैम्पायर्स बनकर गार्ड से लड़ाई कर रहे थे। इसका मतलब अगर किसी भी वैम्पायर होस्ट को मार दिया जाए तो वो इंसान भी मर जाएंगे जिनको उसने काट कर वैम्पायर बनाया था। बाकी अगर टीम की बात करें कि कहानी की शुरुआत में अपने होस्ट के मरने के बाद वो क्यों नहीं मरा, तो इसका रीजन साफ है कि वो उस होस्ट के मरने के बाद ही वैम्पायर बना था। खैर अभी मौत को इतने करीब से देखकर एमी बुरी तरह हिल गई थी। तब ब्रेड उसे गले लगाकर रोते हुए अपनी बेटी की मौत के बारे में बताता है, और तब जाकर एमी को समझ आता है कि ब्रेड का गुस्सा करना बस उसकी केयर का हिस्सा था। इसीलिए वो ब्रेड से माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। इस सब से क्लार्क को भी समझ आता है कि वो दोनों एक दूसरे की सच में केयर करते हैं। इसलिए वो ब्रेड से वादा करता है कि लैब में पहुंचते ही वो ब्रेड और एमी दोनों को आजाद कर देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही क्लार्क गाड़ी में एमी को लेकर बैठता है, वैसे ही कोई पीछे से ब्रेड को बेहोश कर देता है। इधर लैब में सबके वापस आने से पहले डॉक्टर लियर जो आइसोलेशन में था उसे समझ आता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, इसलिए वो सीधा आइसोलेशन रूम से बाहर आके अपनी वाइफ एलिजाबेथ के पास जाता है, जो लैब के नीचे बने एक हिस्से में रहती थी। लेकिन वहाँ जाके वो एलिजाबेथ को देखकर हैरान रह गया। असल में एलिजाबेथ सालों से अल्जाइमर की मरीज थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन अभी वो पूरी तरह से सही हो गई होती है, जो देखकर डॉक्टर लियर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि तभी उसकी नजर पीछे मौजूद टेबल पर रखे उसे सिरिंज पर जाती है, जिसे टिम के ब्लड से बनाया जाता था। इससे लियर को सारा माजरा समझ आ जाता है कि ये सारा काम टिम का ही है। दरअसल सालों पहले टिम और लियर साथ में जंगल में गए भी इसलिए थे क्योंकि उन्हें जंगली आदमी की तलाश थी, जो लगभग 200 सालों से जिंदा था। उसके ब्लड को लेकर वो एलिजाबेथ का इलाज करना चाहते थे, पर अफसोस वहाँ टिम को काट लिया गया और वो पेशेंट 0 बन गया। लेकिन पेशेंट 0 बनने से पहले टिम लियर की बीवी को बहुत ज्यादा पसंद करता था और उसके अंदर अभी भी एलिजाबेथ के लिए फीलिंग्स थी। इसीलिए जब लियर आइसोलेशन में था तो टिम ने अपने केयर टेकर के माइंड को कंट्रोल करा और उसे मजबूर करते हुए एलिजाबेथ को वो डोजेस लगवाए ताकि वो सही हो सके। पर यह एहसान किसी बहुत बड़े तूफान की तरफ इशारा कर रहा था। अभी लियर एलिजाबेथ को सारी सच्चाई बता देता है और अब जल्दी ही उसे कोई एंटीटोड बनाने की जरूरत थी, वरना एलिजाबेथ भी धीरे धीरे टिम की तरह एक दरिंदा बन जाएगी। ये सुनकर एलिजाबेथ काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अभी एंटीटोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी निकोल उस सीसीटीवी फुटेज को देखती है जिस दौरान एमी की चीख ने सब्जेक्ट 3 को दूर फेंक दिया था। उसे देखकर निकोल समझ गई थी कि एमी के जरिए उस एंटीटोड को बनाया जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट 3 उस समय टिम के कंट्रोल में था और जब एमी ने चीखा तो उसका कनेक्शन एक बार को टिम से हट गया, जिसका मतलब एमी खुद टीम से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। और क्योंकि ऐसे एलिजाबेथ को सही करा जा सकता है, इसलिए निकोल तुरंत ही एमी के ब्लड को टिम के ब्लड के साथ मिलाकर देखती है, मगर उसका ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया। तभी सब्जेक्ट 11 निकोल के दिमाग में घुसकर उससे कहती है कि इस सब का कोई भी इलाज नहीं है और सभी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बारे में निकोल जब लियर को बताती है तो वो पूरी तरह टूट जाता है, मगर अभी कोई और रास्ता ना होने की वजह से वो फैसला कर लेता है कि इस बार वो मुसीबत को जड़ से ही खत्म कर देगा। इसी वजह से वो बचे हुए वैम्पायर्स के सामने जाके उनके रूम में लगे इंटेंस लाइट को ऑन कर देता है, जिसकी रोशनी टिम समेत बाकी मॉन्स्टर्स को जिंदा जला रही थी और पूरी लैब उनकी दर्दनाक चीखों से गूंज रहा था। लेकिन अभी लियर को ये पता नहीं होता कि इसका असर एमी और उनकी वाइफ एलिजाबेथ पर भी हो रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लोग भी टिम के ब्लड से बने थे। इसीलिए अगर टिम को कुछ हो जाता तो वो दोनों भी मारे जाते। अभी एमी जो क्लार्क और मिनिस्टर के साथ बाहर पहुंच गई थी, वो अपनी कंडीशन के बारे में क्लार्क को बताती है, जिसने तुरंत ही वहाँ निकोल को बुला लिया था। तब निकोल को सब समझ आते ही वो तुरंत अंदर जाके लियर को लाइट्स बंद करने को कहती है, जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी टिम और बाकी मॉन्स्टर्स लियर को देखकर गुस्से में दहाड़ रहे थे।
अब निकोल को ये बात समझ आ गई थी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है, इसीलिए वो सीधा प्रेसिडेंट से बात करते हुए इस लैब को जमीन में दफन करने की सलाह देती है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर जो पैसों के लालच के चक्कर में इस पर साफ मना करते हुए एमी के बारे में बताता है, जो उनके हिसाब से एक सक्सेसफुल सब्जेक्ट थी। इसीलिए वो लैब बंद करने की जगह सिक्योरिटी बढ़ाने और वेम्पायर्स का खाना कम करने के लिए कहता है, जिस बात पर प्रेसिडेंट भी सहमत था। इससे निकोल समझ जाती है कि ये लोग दुनिया को फूंक कर ही दम लेंगे, इसलिए वो इस बारे में क्लार्क को भी वॉर्न करती है, जिस दौरान क्लार्क उसे ब्रेड के बारे में बताता है जो अब तक लैब में वापस नहीं आया था। और उसके गायब होने के पीछे क्लार्क को डिफेंस मिनिस्टर का हाथ लग रहा था। डिफेंस मिनिस्टर फिलहाल के लिए एमी के पास होता है, जिसे वो झूठ बोल रहा था कि ब्रेड लैला के साथ अपने घर पर चला गया है, मगर एमी जल्दी ही उसके झूठ को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से डिफेंस मिनिस्टर फिलहाल एमी के रूम से चला गया था। वहीं जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर इस बात को समझता था कि पक्का आगे चलकर निकोल कोई न कोई गड़बड़ कर सकती है, इसलिए वो निकोल को हेड पोजीशन से हटाकर उसके सारे एक्सेस को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से निकोल अब लैब की कुछ लिमिटेड फाइल्स ही एक्सेस कर सकती थी। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर ने एक नए बंदे को हायर करके उसे सिक्योरिटी का हेड बना दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसकी हरकतें धीरे धीरे लैब को तबाही की तरफ ले जा रही हैं। इधर लैब में बंद वैम्पायर्स खुद भी खतरनाक अटैक करने की तैयारी में थे, जिस बारे में सब्जेक्ट 11 टीम को बताता है कि उनकी तरफ से सारी तैयारी हो गई है। लेकिन टीम अभी उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि वहाँ से निकलने से पहले वो एलिजाबेथ को अपनी तरफ करना चाहता था, ताकि बाद में वो भी उसके साथ ही जाए। अब वैसे इस काम में थोड़ा सा समय लगने वाला था, क्योंकि असल में हर सब्जेक्ट जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहा होता था तो वो थोड़ा सा कमजोर होता था, और उसी कमजोरी का फायदा उठाकर टीम उन्हें यकीन दिलवा दिया करता था कि या तो वो उसकी तरफ हो सकते हैं या फिर वो मर जाएंगे। और यही चीज वो एलिजाबेथ के साथ करने की भी कोशिश करता है, जिस दौरान शुरू में तो एलिजाबेथ उसके बहकावे में आ रही थी, मगर आखिरी समय में वो टीम के साथ रहने से मना करके अपने हस्बैंड लियर को चुनती है। तब रियल लाइफ में लियर भी उसकी आईवी निकालकर कुछ दिन बाद में कहीं और ले जाने का फैसला करता है, जिस पर एलिजाबेथ भी मान जाती है। अब वैसे एलिजाबेथ के मना करने की वजह से टिम को काफी ज्यादा गुस्सा आया था, और उसने फैसला कर लिया था कि वो सबको खत्म करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब उसके टारगेट में सबसे पहला नंबर एमी का था, क्योंकि वही थी जो आगे चलकर टिम के लिए मुसीबत बन सकती थी। अब इस बारे में एंथनी को पता चलने पर एमी को जाकर वॉर्न कर देता है, क्योंकि म्यूटेशन के बाद भी वो अपनी दोस्त को भूला नहीं था। तब एमी को समझ नहीं आ रहा होता कि वो टिम से तब कैसे बचेगी जब वो उसके दिमाग में घुसकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। इस पर एंथनी बताता है कि टिम लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हीं यादों के जरिए उन्हें और कमजोर करता है, इसलिए एमी को उससे बचने के लिए अपने डर को खत्म करना पड़ेगा। इस पर एमी उसे बताती है कि उसका सबसे बड़ा डर और दुख यही है कि वो अपनी माँ के आखिरी समय में उन्हें सही से गुड बाय नहीं कह पाई थी। उसने उन्हें आई हेट यू कहा था। तब इस याद को सही करने के लिए एंथनी एमी को सिखाता है कि कैसे वो अपने माइंड में अपनी अलग दुनिया बना सकती है, जिसमें वो अपनी माँ से माफी मांगकर अपनी इस याद को सही कर लेगी। एमी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी माँ से मिलकर उनसे काफी अच्छे से बात करती है। तब उसकी माँ भी उसको माफ करके एक माचिस की डब्बी देते हुए कहती है कि माचिस तुम्हें अंधेरे में रोशनी देगी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एमी के दरवाजा खोलने पर उसके सामने खौफनाक टिम खड़ा था, जिसके चेहरे पर दरिंदगी झलक रही थी। वो एमी के दिमाग के सबसे कमजोर कोने में घुसने ही वाला था कि एमी ने वो माचिस देखी। क्या एमी इस सपने की दुनिया में टिम का मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि अगर वो यहाँ हार गई तो असली दुनिया में टिम को रोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इधर ब्रैड और लैला को सच में डिफेंस मिनिस्टर ने ही पकड़वाया हुआ था, जो अभी एक गाड़ी की डिग्गी में पड़े थे और मिनिस्टर के लोग उन्हें मारने के लिए एक खाई के पास लेकर जा रहे थे। पर शायद वो भूल गए थे कि ब्रैड एक स्पेशल एजेंट था। वो गाड़ी के अंदर बड़ी सफाई से अपनी रस्सी खोल लेता है, जिसके बाद उसने लैला को भी फ्री कर दिया था। जिसके बाद जैसे ही गार्ड्स उन्हें खत्म करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते हैं, वैसे ही ब्रैड उन पर बुरी तरह टूट पड़ता है, जिस दौरान उसने एक अटैकर को खाई में धकेल दिया था और दूसरी की गन छीनकर बाकियों को मौत के घाट उतार दिया था। फिर बाद में ब्रैड लैला को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है, जिस दौरान लैला को समझ आ गया था कि ब्रैड अभी भी उसे काफी ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। लेकिन ब्रैड तो सबसे पहले एमी को बचाने के लिए लैब में जाना चाहता था। इस पर लैला उसे समझाती है कि एमी उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए उसे एमी के चक्कर में अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। तब ब्रैड उसे समझाता है कि बेशक से एमी उनकी बेटी ना हो, पर उसकी जान बचाकर ब्रैड का इस बात का दुख कम हो जाएगा कि वो अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाया। इतना बोलकर ब्रैड उन पुरानी यादों में खो जाता है जब एक छोटी सी गलती ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ एक शॉप पर गया था, पर बाद में उसे याद आया कि वो अपने वॉलेट को अपनी गाड़ी में ही भूल गया है।
इसलिए वो अपनी बेटी से वॉलेट लाने को कहता है, पर तभी एक आदमी शॉप लूटने के इरादे से बंदूक लेके वहाँ पर आ गया और हड़बड़ाहट में ब्रेड की बेटी को उसके ही सामने शूट करके खत्म कर दिया। वही दुख और पछतावा ब्रेड को अंदर ही अंदर खा रहा था, इसलिए उसने आर्मी छोड़ दी थी। जिसके बाद वो जैसे तैसे उस चोर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और बाद में उसे बेहद बेरहमी से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो खुद को भी खत्म करना चाहता था, पर तभी क्लार्क उससे मिलकर उसे लैब के लोगों की मदद करने के लिए कहता है, जिससे आगे चलकर पूरी दुनिया को बचाया जा सकता था। यही बात सुनकर ब्रेड लैब के लिए मौत की सजा वाले लोगों को लेके आने का काम करता था, पर उसकी बेटी की मौत के बाद से उसके और लैला के बीच की दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से एक समय पर वो एक दूसरे से अलग ही हो जाते हैं। खैर, प्रेजेंट में ब्रेड को न केवल एमी की जान बचानी थी, बल्कि अपनी पुरानी गलतियों को भी सुधारना था। अभी लैब की तरफ जाते हुए उनकी मुलाकात रास्ते में क्लार्क से हो जाती है, जो खुद भी उन्हें बचाने के लिए ही आ रहा था। तब उसकी मदद से वो दोनों लैब में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ब्रेड के एमी के कमरे में जाने पर वहाँ का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी एमी कोमा की हालत में चली गई थी। इसके बाद एमी की आंखें खुलने पर वो खुद को एक आइसोलेशन रूम में चैन से बंधा हुआ पाती है, जिस दौरान उसके चारों तरफ लैब में मौजूद इन्फेक्टेड लोग खड़े उसे घूर रहे थे। ये चीज एमी को समझ नहीं आती, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो अपनी माँ का सपना देख रही थी। फिर अचानक वो यहाँ कैसे पहुँच गई? असल में टिम के उसके सामने आने के बाद टिम ने उसे सुपर पावर करके एक ऐसी स्टेज में डाल दिया था जहाँ लैब के लोगों को लगने लगता है कि एमी अब पूरी तरह से म्यूटेट होने वाली है। इसलिए रियल लाइफ में डिफेंस मिनिस्टर उसे जबरदस्ती अपने साथ लैब में ले जाने लगता है, जिस दौरान निकोल उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर डिफेंस मिनिस्टर को उसकी बात से घंटा मतलब नहीं था। अभी एमी भी काफी डरी हुई थी, जिस दौरान वो अपनी पावर से पूरी की पूरी लैब को हिला कर रख देती है, जो देखकर सारे वर्कर्स की फट के 4 से 64 हो गई थी। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर को लग रहा था कि उसका सबसे खतरनाक हथियार बनने वाला है, इसलिए वो दुनिया में फैले वायरस पर काम करवाना ही बंद कर देता है और कहता है कि अब से सिर्फ बायो वेपन्स पर ही काम होगा। इस बात से कोई भी खुश नहीं होता, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर तो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता था। इसके साथ साथ वो लैब के ज्यादातर स्टाफ और सिक्योरिटी पर्सनल्स को निकाल देता है, जिस पर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसे में बगावत हो सकती है, मगर डिफेंस मिनिस्टर को सिक्योरिटी में सिर्फ अपने बर्बाद होते पैसे दिख रहे थे। इससे क्लार्क को काफी गुस्सा आता है और जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर डिफेंस मिनिस्टर को हॉस्टेज बना लेता है। जिसके बाद वो लैब के मेन एरिया में जाके एमी को बचाने का प्लान बनाते हैं, और क्योंकि अब लैब में सिर्फ डिफेंस अपार्टमेंट के कुछ गिने चुने गार्ड्स बचे थे, इसीलिए ब्रेड और उसकी टीम आसानी से अंडरग्राउंड लैब तक पहुंच जाते हैं। इधर निकोल तुरंत एंटीडोट बनाने का काम शुरू कर देती है, ताकि अगर बाद में उन्हें टीम को खत्म भी करना पड़े तब भी वो कम से कम एमी की जान तो बचा ही सकें। वहीं ब्रेड आइसोलेशन रूम के बाहर खड़ा एमी को देखते हुए सोच रहा था कि वो होश में कब आएगी। अभी एमी के सपने में टीम उसे फिर से अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए उकसाता है, पर एमी सपने के हिसाब से अपनी माँ के साथ ही रहना चाहती थी। तब जाते जाते टिम ने मिस्टीरियस तरीके से कहा, एक दिन तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगी। इसके साथ ही टिम भी रियल दुनिया में वापस आ जाता है और एमी की आंखें भी खुल जाती हैं। तब ब्रेड तुरंत ही उसके पास जाके उसकी चैन खोलने की कोशिश करने लगता है, जिस पर एमी उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि वो खुद भी किसी भी वक्त म्यूटेट हो सकती थी और उसे लग रहा था कि वो म्यूटेट होने के बाद कहीं ब्रेड को नुकसान न पहुंचा दे। उसी वक्त क्लार्क को सिक्योरिटी लिस्ट देखने पर एक दिमाग घुमा देने वाली बात पता चलती है। मिनिस्टर के अलावा एक मामूली आदमी ऑर्डरली के पास भी हाईएस्ट लेवल एक्सेस कार्ड था, जिसके बारे में आज तक क्लार्क को पता नहीं चला होता। इसलिए वो तुरंत ही नीचे जाके उस आदमी को ढूंढने लगता है, जिस दौरान उसे बेसमेंट में वो सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें मिनिस्टर ने काम से निकाल दिया था। असल में वो सब काफी ज्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि फाइनली उन्हें इस नरक जैसी जगह से आजादी मिल रही थी। खैर, अभी क्लार्क ऑर्डरली को ढूंढने के लिए सीसीटीवी चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ऑर्डरली तो अभी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को खराब करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। तब क्लार्क उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागता है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। ऑर्डरली ने अपने मॉप से सारे इक्विपमेंट तोड़ दिए थे, जिससे लैब का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। अभी जब क्लार्क उसके पास जाके उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों करा, तो ऑर्डरली जवाब देता है कि टिम का सबसे पहला आदेश यही था। मतलब टिम ऑर्डरली के दिमाग को कंट्रोल करके उससे अपने सारे रास्तों को क्लियर करवा रहा था, ताकि वो आसानी से वहाँ से निकल सके। अब इसके बाद क्लार्क डिफेंस मिनिस्टर के पास जाके उससे पूछता है कि आखिरकार उसने ऑर्डरली को टॉप लेवल क्लियरेंस क्यों दिया, पर इस बात को सुनकर वो बुढ़ऊ तो खुद हैरान था। इसी वजह से क्लार्क को नए सिक्योरिटी हेड के ऊपर शक होता है, पर जब क्लार्क उस सिक्योरिटी हेड की फाइल को चेक करता है तो सच्चाई सामने आने पर उसके होश पूरी तरह से उड़ गए थे। दरअसल जिस सिक्योरिटी हेड को डिफेंस मिनिस्टर ने नौकरी दी थी, वो एक बूथ की तरह था। वो सिर्फ तभी दिखाई देता है जब वो दिखना चाहता है। कुल मिलाकर वो बस एक सब्जेक्ट 2 था, जिसने डिफेंस मिनिस्टर के माइंड पर कंट्रोल करके उसे अपनी बातों पर भरोसा दिलाया,
जबकि वो कभी भी हकीकत में एज ए सिक्योरिटी हेड लैब में था ही नहीं। अब जैसा कि क्लार्क और ब्रैड को समझ आ गया था कि सभी सब्जेक्ट्स वहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो उनके चैम्बर्स में पॉइजन गैस छोड़ देता है ताकि उन्हें वीक करा जा सके। इधर धीरे धीरे एमी की हालत भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह होने लगती है। उसके दांत टूटने लग गए थे जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी। तब ब्रैड उसे संभालता है, जिसके थोड़ी देर बाद एमी को वापस अपने सपने में टिम दिखाई देता है, जो इस बार उसे एक टनल के सामने ले आया था जहाँ पहले के समय एमी साइकिलिंग किया करती थी। तब टिम उसे कहता है कि अगर वो इस बार साइकिल चलाते हुए उस टनल के दूसरी तरफ निकल जाती है तो वो उसकी टीम में आ जाएगी, पर अगर वो टनल के अंदर ही रहती है तो वो मारी जाएगी। ये सुनकर एमी ना जाने क्यों पर साइकिल लेके टनल के अंदर चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसे काफी ज्यादा अजीब फील होने लग गया था। वो किसी भी हाल में टिम की टीम में नहीं जाना चाहती थी और अब अगर वो टनल के अंदर ही रुक जाती तो वो मारी जाती। तब कुछ समझ ना आने पर टनल से बाहर जाने से पहले एमी अपनी साइकिल रोककर बीच में ही बैठ जाती है, जिस दौरान वो बस परेशान होकर रोए जा रही थी। तभी उसे उसकी जेब में अपनी माँ की दी हुई माचिस दिखाई देती है, जिसे जलाने पर फाइनली एमी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। असल में टिम बस उसके दिमाग के साथ खेल रहा था, इसीलिए एमी को अपनी साइकिल पर बैठकर सीधा टनल के उस पॉइंट पर जाने लगती है जहां पर टिम खड़ा था। उसे आता हुआ देखकर टिम उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एमी बचकर आगे निकल जाती है, जिसका मतलब कि उसने चूज करा था कि वो अपने हिसाब से रहना चाहती है, ना ही वो मरना चाहती है और ना ही टिम की टीम में आना चाहती है। इधर रियल लाइफ में अब तक निकोल ने एंटीटोड भी बना लिया होता है, जिससे वो काफी खुश होती है। तब एंटीटोड के एक सैंपल को वो अपने पास रख लेती है और दूसरे को सीडीसी लैब में भेजने के लिए एक बॉक्स में पैक कर देती है। पर वो अपने केबिन से बाहर आ पाती उससे पहले ही ऑर्डरली जो टीम के कंट्रोल में था वो दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है, जिसकी वजह से फिलहाल निकोल अंदर ही फंस गई थी। इधर क्लार्क अभी अपने साथियों को हिम्मत देते हुए सब्जेक्ट्स को रोकने की बात कर रहा था। इसी वजह से वो लोग जल्दी ही डिफेंस मिनिस्टर और सब्जेक्ट्स के कंट्रोल में मौजूद लोगों को बांध देते हैं, पर अभी किसी को भी निकोल के केबिन में बंद होने के बारे में पता नहीं होता। इसी बीच ऑर्डरली अपने हाथों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसके हाथों से बहुत सारा खून निकलने लग गया था, लेकिन उसे कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था। और खुद को फ्री करने के बाद वो सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर के कुछ लोगों को और डिफेंस मिनिस्टर को फ्री कर देता है, जो उससे टिम ने ही करवाया था, ताकि बाद में क्लार्क और ब्रैड डिफेंस मिनिस्टर के साथियों से भिड़ने में लगे रहें और वो वहां से आराम से भाग सके। और फिर बाद में वो सभी सब्जेक्ट्स के डोर को खोल देता है, जिससे अब सारे सब्जेक्ट्स फ्री हो गए थे, जो देखकर ब्रैड को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब एक सब्जेक्ट उसके ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन वक्त रहते ब्रैड खुद को, एमी को और डिफेंस मिनिस्टर को मेन लैब से बाहर ले जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन सारे सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा ताकतवर थे, जिसका मतलब था कि वो कुछ ही देर में उस दरवाजे को तोड़ देंगे। बाहर क्लार्क और उसकी टीम मॉन्स्टर्स का खात्मा करने के लिए नीचे जाने की तैयारी कर रही थी, पर एलिवेटर सिस्टम रीसेट हो गया था, जिसकी वजह से वो अभी नीचे नहीं जा सकते थे। तब ब्रैड तुरंत लैब के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहां उसे लैला भी मिल जाती है। तब वो निकोल से कांटेक्ट करता है और निकोल उसे वॉकी टॉकी के जरिए बताती है कि वो एमी को मॉन्स्टर नहीं बनने देगी। इस पर ब्रैड उसे बताता है कि एमी पूरी तरह से सही है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पूरा हो चुका है, मतलब सच में एमी एक परफेक्ट सब्जेक्ट थी। खैर असली खतरा भी टला नहीं था। निकोल अभी भी लैब के अंदर कैद थी और उसके पास वो एंटीटोड था जो दुनिया को बाद में इस महामारी से बचा सकता था। अब ब्रैड उन लोगों को भी फ्री कर देता है जो पहले डिफेंस मिनिस्टर के साथ थे, और अब वो लोग भी एमी को बचाने के लिए ब्रैड का साथ देने का फैसला करते हैं। अब जैसा कि अभी लिफ्ट खराब थी तो उन लोगों को ऊपर ही रहकर वेट करना पड़ रहा था। उस समय डॉक्टर लियर क्लार्क से बात करते हुए लैब के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को चालू करने को कहता है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट्स नॉर्मल दुनिया में निकल जाते हैं तो दुनिया में एक बड़ी तबाही आ जाती। इस पर क्लार्क मान तो जाता है, पर वो थोड़ा सा वेट करने को कहता है, ताकि ब्रैड और बाकी सब लोगों को भी नीचे आके सही टाइम पे वहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए। इधर ब्रैड निकोल वाले लैब का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी वो दरिंदे जो मेन लैब के दरवाजे पर सर पटक रहे थे अचानक बिल्कुल खामोश हो गए। इससे निकोल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही सब्जेक्ट्स अब वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते ऊपर से उनके ठिकाने पर पहुंचने लगते हैं, जो देखकर ब्रैड सबको भागने का इशारा करता है और सब एलिवेटर की तरफ दौड़ते हैं। अब किस्मत से अब तक एलिवेटर ठीक हो गया था, पर वो कुछ ही दूरी उन्हें मीलों लंबी लग रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि अब तक लैब में इतने सारे सब्जेक्ट्स हो चुके थे कि वो चारों तरफ से हमला कर रहे थे और काफियों को मारने के बाद भी काफी जिंदा थे। इस दौरान ब्रैड के कई साथी तो उनके काटते ही म्यूटेट हो जाते हैं, जो देखकर ब्रैड सभी लोगों को आगे जाने को कहता है और खुद पीछे ही रहकर गोलियां चलाता रहता है। इस भाग दौड़ में एक सब्जेक्ट ने ब्रैड की एक्स वाइफ लैला को भी काट लिया था,
जो देखकर ब्रेड गुस्से में पागल होके सबसे पहले तो उस दरिंदे को खत्म करता है और लैला को लेकर किसी तरह एलिवेटर लॉबी तक पहुंच जाता है। अब सिर्फ ब्रेड, एमी, लैला और वो लालची मिनिस्टर ही जिंदा बचे थे। अभी ब्रेड ने बाकी सबको तो लिफ्ट से भेज दिया था, पर वो खुद बाहर की तरफ नहीं जाता। अब उसे किसी भी हाल में निकोल की जान बचाकर उस एंटीडोट को हासिल करना था ताकि वो लैला को बचा सके। इधर जब लैला और मिनिस्टर ऊपर क्लार्क तक पहुंचते हैं तो मिनिस्टर क्लार्क को लैला के घाव के बारे में बताकर उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर क्लार्क को गुस्सा आने लग गया था क्योंकि ये सारी चीजें उसे मिनिस्टर की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर लियर एमी का चेकअप करके जब उसके रिजल्ट देखता है तो दंग रह जाता है क्योंकि एमी बिल्कुल नॉर्मल थी, साथ ही वो टीम से कहीं ज्यादा ताकतवर भी थी। वहीं लैला को सेफ जगह लिटाने के बाद क्लार्क तुरंत निकोल को मैसेज भेजता है कि ब्रेड एंटीडोट लेने आ रहा है, हिम्मत मत हारना। इस पर निकोल भी मान जाती है। वहीं ब्रेड तेजी से उन बिखरी हुई लाशों के ढेर को पार करता हुआ निकोल के लैब की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसे ऑर्डरली भी दिखाई देता है, जिसे देखकर ब्रेड उसकी मदद करने की बजाय सीधा निकोल के पास चला जाता है। अब तक क्लार्क ने भी टेक्निकल टीम से उसके लैब के दरवाजे को खुलवा दिया था, पर जैसे ही निकोल निकलने वाली थी सब्जेक्ट 11 वेंटिलेशन शाफ्ट से उसके सामने कूद जाती है, जिसे देखकर निकोल डर के मारे एक डेस्क के नीचे छुप गई थी। पर सब्जेक्ट 11 उसे ढूंढ लेती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। सब्जेक्ट 11 उस पर हमला ना करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में उससे बात करती है और उसे थैंक यू कहती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले सच में निकोल ने उसका काफी ख्याल रखा था, इसीलिए सब्जेक्ट 11 अभी सच में टीम के साथ नहीं थी। जिस बात को सुनकर निकोल को अच्छा लगता है, पर वो सब्जेक्ट 11 को कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ ब्रेड आके सब्जेक्ट 11 पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। पर इसके बावजूद सब्जेक्ट 11 उस पर हमला ना करके उल्टा वहाँ से भाग जाती है। अब निकोल जल्दी से एंटीडोट लेके ब्रेड के साथ एलिवेटर की तरफ जाने लगती है, जिस दौरान क्लार्क ने बताता है कि सब्जेक्ट्स की पूरी फौज उनकी तरफ आ रही है। इसी वजह से अब उनके पास छुपने की सिर्फ एक ही जगह बची थी, जो वही आइसोलेशन रूम्स थे जहाँ पहले मॉन्स्टर्स को रखा जाता था। तब वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं और बाहर से हजारों दरिंदे उन्हें घेर लेते हैं। इधर डिफेंस मिनिस्टर अब पागल हो रहा था। उसने जिद पकड़ ली थी कि अभी के अभी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दिया जाए, चाहे ब्रेड और निकोल अंदर ही क्यों न मर जाएं। इस पर डॉक्टर लियर भी उसका साथ देता है क्योंकि 2 जनों से ज्यादा जरूरी दुनिया को बचाना था। इस दौरान क्लार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी। तभी एमी को एहसास होता है कि अब देर करना पूरी दुनिया को मौत के मुंह में धकेलना होगा, इसलिए वो ना चाहते हुए खुद ही जाके सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन को दबा देती है, जिससे 2 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। उसी वजह से पूरा लैब कांपने लगता है और मौत को करीब देखकर सारे मॉन्स्टर्स ब्रेड और निकोल को छोड़कर लैब से भागने के बारे में सोचने लगते हैं। अभी ब्रेड और निकोल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जान कैसे बचाएंगे। तभी एक पुराना टेक्नीशियन एक सीक्रेट वेंटिलेशन डक्ट को ढूंढकर निकाल लेता है, जहाँ से सीधा ऊपर आया जा सकता था। इस बारे में ब्रेड को पता चलने पर ब्रेड तुरंत ही निकोल के साथ उस वेंटिलेशन चैम्बर की तरफ जाता है, लेकिन रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स भी थे। उस समय निकोल जानती थी कि उसकी जान से ज्यादा कीमती अभी ब्रेड की जान है, इसलिए वो उसे वो एंटीडोट वाला बक्सा दे देती है और खुद मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए पीछे ही रुक जाती है। अभी लैब बस ब्लास्ट होने वाली थी, तब ब्रेड जल्दी से वेंटिलेशन का इस्तेमाल करके ऊपर जाता है, जिस दौरान क्लार्क भी आखिरी समय में उसकी मदद करके उसे बाहर निकाल लेता है और इसके अगले पल ही पूरी लैब ब्लास्ट हो जाती है। अभी ब्रेड जल्दी से लैला के पास जाके उसे एंटीडोट देता है, जिससे लैला के जख्म जादू की तरह भर गए थे। पर यह सुकून सिर्फ कुछ सेकंड्स का था। क्लार्क ने ऊपर खड़े अपने साथियों को कॉल किया, पर वहाँ से सिर्फ सन्नाटा मिला और तब एमी को भी काफी अजीब चीजें फील हुई, जिससे उसे पता चला कि कुछ इन्फेक्टेड तो मारे गए थे, पर टीम समेत काफी सारे लैब से भागने में कामयाब हो गए थे। ये जानकर क्लार्क अपने बचे हुए साथियों के साथ उनका सामना करने के लिए निकल जाता है, जबकि ब्रेड और एमी एंटीडोट का सैंपल लेकर सीधा सीडीसी लैब जाने लगते हैं ताकि एंटीडोट का मास प्रोडक्शन चालू करा जा सके। तब जंगल के रास्ते भागते वक्त पीछे मौत का नंगा नाच चल रहा था। क्लार्क की स्पेशल फोर्सेस और मॉन्स्टर्स के बीच खूनी जंग छिड़ चुकी थी, जिस दौरान एंथोनी, जो पूरी तरह दरिंदा बन चुका था, हर किसी को काट रहा था। तब क्लार्क खुद जाके उसे जैसे तैसे खत्म कर देता है और अब क्लार्क के साथ ही सर्च लाइट की रोशनी का भी इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मॉन्स्टर्स को उससे डर लग रहा था। इसी चीज का फायदा उठाकर ब्रेड, एमी और लैला भी जंगल में घुस जाते हैं। वहीं क्लार्क लड़ाई करते हुए एक हमले में गिर जाता है, जिस दौरान उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वहीं ब्रेड तेजी से एमी का हाथ पकड़ के जंगल में भाग रहा था कि तभी एक काला साया उनके बीच से गुजरता है और एमी अचानक गायब हो जाती है। अंधेरे जंगल में ब्रेड को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एमी कहाँ गई। असल में टिम ने एमी को दबोच लिया था, जो उसको एक पेड़ से सटाकर उसकी गर्दन इतनी जोर से जकड़ता है कि एमी कुछ ही देर में मरने वाली थी। लेकिन तभी अचानक एमी की आंखें पीली हो जाती हैं और एमी और टिम दोनों को साथ में एक विजन आता है।
विजन में एक सुनसान जंगल था जहाँ काले बादलों ने सूरज को ढक रखा था। उस दौरान टिम काफी ज्यादा कमजोर होकर जमीन पर पड़ा तड़प रहा होता है कि तभी वहाँ एमी आके उसे अपना खून पिलाती है। ये नजारा प्रेजेंट टाइम में टिम के गुस्से को ठंडा कर देता है और उसे समझ आता है कि शायद ये फ्यूचर का कोई समय है जहाँ पर खुद एमी उसकी जान बचाएगी। इसी वजह से वो अभी एमी को जिंदा छोड़कर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ब्रेड तुरंत एमी के पास आता है और दोनों सड़क की तरफ भागने लगते हैं। उस दौरान सड़क पे ब्रेड की इंस्ट्रक्टर अपनी गाड़ी में आ रही थी जो अभी तक पूरी तरह सही हो चुकी थी। तब वो अपनी गाड़ी ब्रेड को देकर उसे एमी और लैला के साथ वहाँ से निकलने को कहती है और खुद अकेली लैब की तरफ निकल पड़ती है। इसके बाद जब ब्रेड, लैला और एमी गाड़ी में बैठे थे तो उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। वही जंगल में क्लार्क की हालत अब खराब होती जा रही थी। तभी वहाँ सब्जेक्ट 11 आके उससे बात करती है। वो सबसे पहले तो क्लार्क को उसे पहले उन हफ्सी गार्ड से बचाने के लिए थैंक यू कहती है और बताती है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी और बाद में लॉस एंजलिस चली जाऊंगी। इस पर क्लार्क भी मान जाता है। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर बेस के अंदर पहुंचकर वहां बचे कुछ जख्मी सोल्जर्स को खत्म कर रही होती है ताकि वो म्यूटेट होकर दुनिया को बर्बाद ना कर दें। पर अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि काफी सारे इन्फेक्टेड लोग शहरों की तरफ निकल चुके थे। इसके कुछ दिनों बाद ही ये वायरस पूरे नेशन में आग की तरह फैल जाता है जिसका एंटीडोट डॉक्टर लेयर बनाने की कोशिश भी कर रहा था, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो एंटीडोट नहीं बना पाता। अब इसके बाद 30 दिन बीत चुके थे लेकिन अब तक ब्रेड, लैला और एमी वो एंटीडोट CDC तक नहीं पहुंचा पाए थे। वो बस जंगल में आराम से परिवार की तरह रह रहे थे क्योंकि वो वायरस इतनी तेजी से फैला था कि कुछ ही दिनों में उसने आसपास के पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया था और सर्वाइवर्स की तादाद ना के बराबर थी। इसलिए ब्रेड को यही सही लगा था कि वो केबिन में ही वेट करें ताकि CDC का कोई बंदा उन्हें खुद ढूंढते हुए आए। अब जहाँ सारी सिटीज और कंट्रीज इस पूरे वायरस से खत्म हो चुकी थी, उसी बीच बस लॉस एंजलिस ही ऐसा होता है जहाँ का माहौल अभी भी नॉर्मल था। असल में उस जगह को क्लार्क खुद गार्ड कर रहा था जिसके पास सब्जेक्ट 11 का सपोर्ट होता है और वो दोनों रात में ही वहां आने वाले इन्फेक्टेड और साथ ही मुजरिमों को खत्म कर दिया करते थे। वहीं जब दुनिया के हालात और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं तो लैला फैसला करती है कि वो CDC तक एंटीडोट का सैंपल अकेले पहुंचाएगी। वो ब्रेड को अपने साथ नहीं ले जा सकती थी वरना एमी अकेली पड़ जाती और एमी उनके साथ इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर उसके बारे में लोगों को पता चलता तो वो वापस से उसे सब्जेक्ट की तरह एक्सपेरिमेंट करने के लिए पकड़ लेते। अब लैला के जाने के बाद ब्रेड एमी को सर्वाइवल और स्पाई स्किल्स सिखाने लगता है जिसके साथ साथ वो उसे आर्चरी भी सिखा रहा था क्योंकि ऐसे दिनों में यही स्किल्स उसके सबसे ज्यादा काम आने वाली थी। ऐसे ही उन दोनों का रिश्ता और गहरा होता जाता है और ब्रेड अब एमी को अपनी सगी बेटी मानने लगा था। वो बड़े प्यार से एमी की चोटी बनाता जो भले ही थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती पर एमी के लिए वो दुनिया की सबसे प्यारी चीज थी। लेकिन उनकी ये छोटी सी दुनिया उस दिन उजड़ गई जब एक बुढ़ा हंटर जिसे मॉन्स्टर ने काट लिया था मदद मांगने उनके केबिन में घुस जाता है। वो ब्रेड से गुजारिश करता है कि ब्रेड उसे जान से मार दे। इसलिए ब्रेड एमी और उनके घर के आसपास रहने वाले लोगों को घर के अंदर भेजता है और बाहर से 2 गोलियों की आवाज आती है। इस दौरान ब्रेड ने बुढ़े को जान से तो मार दिया था मगर वो खुद भी खून से लथपथ था क्योंकि गोली चलने से पहले ही बुढ़े ने अपना रंग बदलकर उस पर हमला कर दिया होता है। अब जब ब्रेड एमी से आखिरी बातें कह रहा था तभी अचानक से एमी अपने दांतों से उसको काट लेती है जो देखकर उसके पड़ोसी को समझ आ गया था कि एमी भी एक वेम्पायर है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते एमी उन सबको खत्म कर देती है क्योंकि अगर वो वहां से भाग भी जाती तो भी बाद में वो लोग ब्रेड को जान से मार देते। अब ये सब एमी ने बस ब्रेड को बचाने के लिए ही करा था। इसके बाद एमी वहां से चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि ब्रेड के होश में आने के बाद उसे एमी की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ डॉक्टर लेयर CDC में दिन रात एक कर रहे थे ताकि इस वायरस का कोई पक्का इलाज ढूंढ सके मगर काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता और पता नहीं क्यों लेकिन लैला भी उस एंटीडोट को लेके उनके पास नहीं पहुंच पाई थी। खैर अभी जैसे जैसे पूरी दुनिया में इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी तो उन्हें खत्म करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करा जाता है जिससे पूरी दुनिया एक ग्लोबल न्यूक्लियर वॉर की आग में झुलस गई थी और बस 1% लोग ही जिंदा बचे थे। इसके साथ ही कहानी वहाँ से 97 साल आगे आती है जिस दौरान न्यूक्लियर वॉर की वजह से धरती अब सिर्फ एक खंडर और रेगिस्तान बन चुकी थी। जानवर और इंसान लगभग खत्म हो चुके थे और जो बचे थे वो वही पुराने खौफनाक और खतरनाक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर्स थे। तभी उस अंधेरे रेगिस्तान से एक औरत बाहर आती है जिसकी लंबी चोटी थी और उसके पास धनुष था। वो कोई और नहीं खुद एमी होती है जो अपने आसपास मौजूद इन्फेक्टेड लोगों को जान से मारती है। साथ ही अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वो किसी तरह से ब्रेड को ढूंढ ले जो पक्का अभी भी जिंदा होगा। पर दोस्तों आपको क्या लगता है कि 97 साल बाद एमी को ब्रेड सही सलामत हालत में मिलेगा या फिर ये सिर्फ उसकी एक अधूरी प्यास बनकर रह जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बाकी इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।